दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हाजिर हूं फिर से एक नए रोचक किस्से के साथ। जब भी भगत सिंह की बात होती है तब उनके साथ दो और चेहरों की बातें होती हैं, सुखदेव और राजगुरु की। हम कोशिश करेंगे कि आपको इन दोनों चेहरों के बारे में भी पूरी जानकारी दें। फिलहाल इस वीडियो में हम राजगुरु के बारे में जितनी हो सकी है जानकारी लेकर आए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बेहद दिलचस्प है। चूंकि भगत सिंह हों या चंद्रशेखर आज़ाद हों, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन राजगुरु, सुखदेव जैसे सपोर्टिंग रोल वाले, लेकिन ऐसे कि जिनके सपोर्ट के बिना ना भगत बन सकता था ना आज़ाद, ऐसे लोगों के बारे में हम कभी नहीं पढ़ते हैं। इतिहास के पन्ने में भी सिर्फ एक लाइन लिखी होती है और हम वो लाइन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में राजगुरु के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपको पूरी यात्रा दिखेगी, एक बालक से एक क्रांतिकारी युवक तक की, एक संस्कृत पढ़ने वाले बालक से लेकर एक क्रांतिकारी बनने तक की यात्रा बेहद दिलचस्प है। वीडियो पूरा देखिएगा जिसे जानकारी। राजगुरु का जन्म 1908 में महाराष्ट्र के पूना से 40 किलोमीटर दूर भीमा नदी के किनारे एक छोटा सा कस्बा है खेड़, वहीं हुआ था। ये नदी वही भीमा नदी है जिसके किनारे होने के कारण भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा था। उसी भीमा नदी के किनारे कस्बा था खेड़, और शिव भक्त काफ़ी ज़्यादा रहते थे। इनकी माँ बेहद आस्तिक थी, इसीलिए इनका नाम शिवराम रखा। जी हाँ, राजगुरु का नाम शिवराम था। इसके बाद जब राजगुरु 2-3 वर्ष के थे तभी एक साधु इनके गांव में आए। साधु गांव में आए तो साधु ने इनके घर का भी दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने भिक्षा दी और साधु ने कहा कि माई, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये आम बेटा नहीं है, ये आम लड़का नहीं है, ये बाबा विश्वनाथ का अवतार है। इस धरती पर पापियों को दंड देने के लिए आया है, पापियों का नाश करने के लिए आया है। साधु महात्मा जैसे हम सब जानते हैं, अगर किसी को दान दे दो, दक्षिणा दे दो, तो बहुत सारे आशीर्वाद आपको दे देते हैं, पोटली भर भर के। लेकिन माँ ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। उनको लगा कि नहीं, हमारे बेटे में सच में कुछ खास है, ये बाबा भोलेनाथ का अवतार है। और उसी दिन से उन्होंने राजगुरु को राजगुरु कहना ही बंद कर दिया और बापू साहेब कह के बुलाने लगी। मतलब अपने ही बेटे का नाम ना लेकर उन्हें बापू साहेब का तमगा दे दिया और उसी से वो बुलाए जाने लगे। पढ़ने में बेहद प्रवीण थे, बहुत तेज तर्रार थे, लेकिन 6 वर्ष की आयु में ही पिता का देहांत हो गया, जिससे पूरी परिवार की जिम्मेदारी इनके बड़े भाई दिनकर के कंधों पर आ गई। लेकिन छोटा भाई पढ़ने में बेहद प्रवीण है, इसको सोचकर दिनकर ने भी अपनी आय बढ़ानी जारी रखी। इसके बाद इनका एडमिशन पूना के नानाकावाड़ा में, जो एक इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ करवा दिया गया, ये सोचकर कि ये अंग्रेजी में प्रवीण हो जाएं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें। लेकिन राजगुरु के मन में कभी भी अंग्रेजी के लिए वैसी आस्था नहीं थी जैसी संस्कृत या हिंदी के लिए थी। वो अंग्रेजी को एक तुच्छ भाषा समझते थे, कि विदेशी भाषा समझते थे। संस्कृत में ज़्यादा रुचि थी। और उनके हीरो भी तब बहुत बड़े बड़े महर्षि ऋषि हुआ करते थे, आध्यात्मिक पुरुष हुआ करते थे, जिनकी शरण में जाके शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है, ऐसे विचार हुआ करते थे। धीरे धीरे पढ़ाई आगे बढ़ी, चेतना बढ़ी, और जैसे जैसे नई चेतना का विकास होता है, जीवन नए नए विचारों से टकराता है और इससे नए नए लोगों से परिचय होता है। ऐसे में स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति के आदर्श बदलते रहते हैं। धीरे धीरे राजगुरु के भी आदर्श बदलने लगे। राजगुरु, जो कभी आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश में रहते थे, अब चापेकर बंधुओं से लेकर महर्षि रनाड़े जैसे क्रांतिकारी विचारों वाले नेताओं से प्रभावित होने लगे थे। जब दिनकर को ये बात पता चली तो उन्हें बिल्कुल ये सही नहीं लगा। उन्हें लगा कि ऐसे में अंग्रेजियों के ये निशाने पर आ जाएंगे और ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से राजगुरु के पीछे पड़ जाएगी, और उनके घर के भी। ऐसे में दिनकर ने कई बार समझाया, लेकिन राजगुरु माने नहीं। ऐसे में जब बार बार समझाना पड़ता था और राजगुरु मानते नहीं थे, तो स्वाभाविक था कि टकराव होगा। टकराव हुआ भी। टकराव हुआ और दिनकर ने एक दिन गुस्से में राजगुरु से कह दिया कि निकल जाओ मेरे घर से, अगर हमारे घर में रहोगे तो हमारी तरह ही चलना पड़ेगा, नहीं तो चले जाओ। राजगुरु ने इसे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ के गेन किया। यहाँ पर हम सभी के लिए संदेश भी है कि समस्याओं पर नहीं, समाधान पर विचार करिए, विपत्तियों में नए अवसर खोजिए। राजगुरु को लगा कि ये सबसे बड़ा अवसर बनकर उनके सामने आया है राष्ट्र की सेवा के लिए। वे घर से अपनी माँ का पैर छूकर निकल पड़े। घर छोड़ दिया,
जिस समय घर छोड़ा उस समय केवल एक धोती एक शर्ट था, 8-10 आने रुपए थे। ख्वाब सिर्फ एक था कि किसी भी तरीके से राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन देना है, राष्ट्र की सेवा करनी है, इन गोरों को देश से बाहर निकालना है। इसके बाद कहाँ जाते, चल पड़े आगे आगे बढ़ते बढ़ते। पहला पड़ाव आया नासिक। नासिक में कुछ कामदार करते करते 1-2 साल बिता दिए। फिर नासिक के बाद नए क्रांतिकारियों से मिलने के लिए, तब के क्रांतिकारियों का गढ़ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश था, इसीलिए उत्तर प्रदेश का रुख किया। और फिर लखनऊ आए, कुछ दिन लखनऊ में रहे, फिर प्रयाग, फिर कानपुर, फिर बरेली और फिर उसके बाद काशी। काशी जो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद का प्रवास स्थल था। सबको पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद यहीं रहते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के, आप समझिए, गॉड फादर थे, बिल्कुल सबसे बड़े वाले क्रांतिकारी थे और उनका रौला अलग हुआ करता था भाई। तो राजगुरु के भी मन में कहीं ना कहीं ये ख्वाब था कि अगर आज़ाद से एक बार मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब आज़ाद कोई ऐसे तो आदमी थे नहीं कि गए सामने और मिल लिए। अगर ऐसे आदमी होते तो अंग्रेजों को 10 साल तक उनकी एक भी फोटो ना मिलती। खैर, राजगुरु काशी आए और काशी में पढ़ने लिखने लगे। काशी के बड़े बड़े विद्वान जो उस समय थे, बड़े बड़े तोप, उन सब से पढ़ाई की। इन्हीं में से एक तोप ने इनके खिलाफ गवाही भी दे दी थी लाहौर वाले केस में। खैर, तो पढ़ाई की और पढ़ाई करने के दौरान ही इनका एक दोस्त बन गया। नाम था श्रीराम सावरकर, मत समझ लीजिएगा वीर सावरकर वाला, सावर गांवकर, यानी श्रीराम सावर गांवकर। ये व्यक्ति से दोस्ती हो गई। मराठी मानुस वो भी थे, मराठी मानुस राजगुरु भी थे। और जब किसी दूर वाले इलाके में एकदम आम बोलचाल वाला आदमी मिल जाता है तो एकदम घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। तो वैसी ही दोस्ती राजगुरु की श्रीराम से हो गई। श्रीराम के एक दोस्त थे मुनीश्वर अवस्थी, जो गोरखपुर से एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे, स्वराज। और मुनीश्वर अवस्थी आज़ाद से मिलने वाले थे। ये सुनकर श्रीराम को लगा कि वो भी आज़ाद से मिलने तो बहुत अच्छा होगा। लगातार मौके तलाशते रहे। इधर राजगुरु अपनी पढ़ाई लिखाई काम धंधे में व्यस्त रहे। अचानक एक दिन श्रीराम राजगुरु के पास आए और काफ़ी खुश थे। तो राजगुरु ने कहा कि किससे मिलाए जो इतने खुश हो? तो उन्होंने कहा कि मिल के उससे आए हैं जिससे अगर तुम मिल लो तो तुम भी खुश हो जाओ। तो राजगुरु ने कहा कि अच्छा, किससे? उन्होंने कहा चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद नाम सुन के राजगुरु को रोमांच हो गया। उनको लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद, चूंकि आज़ाद आदर्श थे। आप देखिए, जो अगली पीढ़ी के जितने, मतलब बिस्मिल अशफाक वाली पीढ़ी के नेता थे आज़ाद, और इसके बाद की जो नई क्रांतिकारियों की पौध आई थी, जिसमें भगत थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, ये जो भगवती चाचा, ये जो लोग थे, ये लोग कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को आइडल मान के आए थे। तो आज़ाद को सुन के एकदम राजगुरु सोचे कि तो बहुत अच्छी बात है, आज़ाद से मिल लेंगे। लेकिन खैर, आज़ाद कहाँ एक जगह रुकने वाले थे, काशी से निकल गए। अब राजगुरु को काशी में आज़ाद के दर्शन ना हो पाए तो राजगुरु ने सोचा कि कहीं और मिलेंगे। पता चला कि शायद कानपुर प्रवास में हैं। तब कानपुर चले गए और कानपुर में ऐसे ही किसी दोस्त के सहारे आज़ाद से मुलाकात भी हो गई। राजगुरु के लिए वो दिन बहुत बड़ा दिन था। उनको अपने जीवन के सबसे बड़े आदर्श के मुलाकात होने वाली थी। आज़ाद से मिले तो आज़ाद ने पूछा कि क्यों, क्रांतिकारी बनना चाहते हो? राजगुरु ने कहा, जी मन तो यही है और सोच कर भी यही आया हूँ। उन्होंने कहा, समझ लो, क्रांतिकारी होने का सिर्फ एक ही नतीजा होता है, या तो गोलियों से बिंधी हुई लाश और या तो फांसी का तख्ता। राजगुरु ने कहा, दोनों स्वीकार हैं, क्योंकि बेहद छोटी बातें हैं। राष्ट्र बहुत बड़ा है और राष्ट्र की सेवा के लिए ऐसे छोटे छोटे बलिदान कोई मायने नहीं रखते हैं। आज़ाद को लड़के में दम दिखा। उनको लगा कि पहली बार एक मराठी मानुस लड़का ऐसा मिला है जो अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहता है और राष्ट्र के लिए सब कुछ दे देता है। और जब पता चला कि परिवार छोड़कर आया है, तब तो आज़ाद और खुश हो गए। उनको लगा कि बस इसी की तो ज़रूरत थी। लेकिन समस्या आ गई। क्रांतिकारी बनने के लिए आना चाहिए बंदूक चलाना। राजगुरु को तो निशाना ही चलाना नहीं आता था, समझे। राजगुरु को लाहौर वाले केस में शार्प शूटर बना के दिखाया गया है, मतलब कि राजगुरु एकदम पक्के वाले निशानेबाज थे, लेकिन असल में राजगुरु को निशाना लगाना ही नहीं आता था। फिर आज़ाद राजगुरु को अपने साथ कानपुर से ओरछा के जंगलों में ले गए और बुंदेलखंड के उन्हीं पठारों में जम के निशाने की प्रैक्टिस कराई। अब आज़ाद जिसका निशाना लगवाने की प्रैक्टिस करवाए उसको निशाना ना आए, ऐसा हो सकता है कहीं? तो राजगुरु भी एकदम पक्के वाले निशानेबाज बन गए। इतने अच्छे निशानेबाज बने कि आज़ाद को भी लगा कि हाँ, कोई बढ़िया वाला विद्यार्थी मिला है।
इसके बाद मुलाकात हुई भगत सिंह से। भगत सिंह से मुलाकात हुई तो धीरे धीरे भगत सिंह और राजगुरु की जोड़ी एकदम कमाल जय वीरू वाली हो गई। तो आज़ाद देखकर काफ़ी खुश होते थे कि चलो अच्छा है, और ये नई पौध तैयार हो रही थी। ऐसे में वो वाला मशहूर कांड आ गया 1928 वाला, जब साइमन कमीशन को भेजा गया भारत की रिपोर्ट लाने के लिए, और उसके विरोध में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। और लाला लाजपत राय भी ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, बेहद सम्मानित चेहरा थे, और पुलिस ने उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया था, जिसका आदेश सैंडर्स ने दिया था। इतनी बर्बर लाठीचार्ज थी कि उस लाठी से चोट से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। हालांकि लाला लाजपत राय के अंतिम शब्द यही थे कि मेरे बदन पर पड़ने वाली हर एक लाठी ब्रिटिश सरकार जो इस देश में काम चल रही है उसके ताबूत में एक एक कील होगी। और वो बात सच साबित हुई जब लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का प्लान आज़ाद और उनके साथियों ने मिलकर बनाया। प्लान बनाया कि सॉन्डर्स को मार दिया जाए। सब कुछ तय था, निशाना लगाने के लिए राजगुरु तैयार थे, क्योंकि आज़ाद मास्टरमाइंड थे, सब कुछ सारी प्लानिंग आज़ाद ही कर रहे थे। और आज़ाद पूरी तरह से तैयार थे कि सारे साथियों के साथ, मतलब लाहौर वाले कांड में सारे साथियों के साथ प्लानिंग में अलग अलग जगह एक्टिंग रखी गई थी। आज़ाद अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर रखे हुए थे कि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होती है तो आज़ाद सबसे पहले आके सामने आएंगे और वहां से रिकवरी फायर करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं आज़ाद का निशाना बेहद अचूक था। लेकिन लाहौर के कांड में एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई कि भगत के पहचानने में गड़बड़ हो गई। जेपी सॉन्डर्स की जगह पर स्कॉट आ गया, और स्कॉट को जैसे भगत सिंह ने साइन दिया कि भाई यही इसी को मारना है, राजगुरु निशाना लगाने के लिए तैयार थे। उन्होंने खटाक से दागी पिस्टल और सामने से स्कॉट मर गया। अब इसके बाद हल्ला हो गया, पुलिस पीछे आ गई, फिर आज़ाद धीरे धीरे करके निकले, और उसके बाद वो निकलने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। आज़ाद जोगी वोगी बन के निकले थे किसी सूरत, और इसके बाद राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह पर केस चलने लगा। आज़ाद भी उसकी हिट लिस्ट में आ गया। फिर इसके बाद बारी आई असेंबली में बम फोड़ने की, तो असेंबली में बम फोड़ने के लिए भी भगत सिंह के साथ राजगुरु भी गए, और इसके बाद राजगुरु ने भी बम फोड़ा, और इसके बाद भगत सिंह के साथ गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को जेल में रखा गया, लाहौर की कोट लखपत जेल में। जेल में काफ़ी हंसमिजाज रहते थे राजगुरु, काफ़ी जोक्स मारते थे, चुटकुले बजाते थे। लोग आसपास के कहते थे कि तुम्हारी फांसी तय है और फिर भी तुम इतने खुश हो, अपनी मौत को गले लगाने में डर नहीं लग रहा है। तो राजगुरु हमेशा यही कहा करते थे कि ये बेहद छोटे चैलेंज हैं, बहुत छोटी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद जो हजारों हजार नए क्रांतिकारी जन्म लेंगे वो इस देश से इस सत्ता को जरूर उखाड़ फेंकेंगे। इसके बाद 24 मार्च तय की गई थी तारीख, लेकिन अंग्रेज लोकप्रियता से इतना डर गए थे कि उनको लगा कि अगर तय तारीख को करेंगे तब तो फांसी देनी ही असंभव हो जाएगी, क्योंकि इतनी भीड़ जेल के अंदर आ जाएगी। इसीलिए एक दिन पहले चुपके चुपके शाम को जल्दी जल्दी में पूरा का पूरा ये फांसी का कार्यक्रम तय कर दिया गया, और इसके बाद राजगुरु की कहानी फांसी के तख्ते पर ख़त्म होती है। राजगुरु के बारे में उम्मीद करता हूँ बहुत सारी बातें आपको पता चली होंगी जो शायद कभी ना जानते रहे होंगे। राजगुरु के बारे में अब जब भी राजगुरु को देखेंगे तो कम से कम ये सारी बातें फ्लैशबैक में आपके आएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।